माह रमज़ान में मेरी दोस्ती एक बेवा औरत से हो गई। वो कहती मैं भूखे पेट रोज़ा रखती हूँ और अफ्तारी के वक्त सास मुझे खाने को कुछ नहीं देती। वो मुझ पर जुल्म करती है, मैं इसे पैसे भेज देता। एक रोज़ इसने बताया कि मैं घर पर अकेली हूँ, तुम अफ्तारी का सामान लेकर आ जाओ, वरना आज मैं मर जाऊँगी। मैं अफ्तारी का सामान लेकर इसके घर चला गया। वो घर पर अकेली थी। हम दोनों ने रोज़ा अफ्तार किया, मगर इस वक्त मेरी चीखें निकल गई जब मैं फैसलाबाद के एक कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था। मेरा घर गांव में था, इसलिए मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, क्योंकि रोज़ घर आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हॉस्टल में मेरा अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जब मैंने अपने हॉस्टल के दोस्तों को लड़कियों के साथ जारी लगाते देखा। हम कॉलेज से निकलते तो मेरे सारे दोस्त गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाकर खड़े हो जाते और फिर वहां से निकलती लड़कियों को देखते। कहीं दोस्तों ने तो इनमें से कई लड़कियां भी सेट कर ली थी, लेकिन मेरा रुझान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं था। मैं चाहता था कि लड़कियों से दूर रहूं और अच्छी तरह तालीम हासिल करूं। लेकिन वो कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। कुछ अरसे तक तो मैं अपने दोस्तों की रंग रंगलियां और बातों से मुंह मोड़ता रहा, लेकिन एक रोज़ एक ही बात सुनकर मेरा दिल भी इस तरफ माइल होने लगा था। इस वक्त मेरा दिल भी चाहता कि मैं भी इसी तरह अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लूं। और फिर एक दिन मेरा दोस्त कहने लगा, यार अगर तू इतना ज़्यादा सोचेगा तो सारी ज़िंदगी सोचता ही रह जाएगा। अभी तेरी शादी में बहुत साल हैं, पहले तुझे बहनों का मुस्तकबिल संवारना है, फिर तेरा नंबर आएगा। जब तक तू बूढ़ा हो जाएगा, बेहतर यही है कि हमारी तरह किसी लड़की से दोस्ती लगा ले और पढ़ाई के साथ ज़िंदगी को भी इंजॉय कर। अपने दोस्त की बात सुनकर दिल तो मेरा भी यही चाहता था कि मैं भी दिल बहलाने के लिए कोई सहारा तलाश कर लूँ, लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की थी। मैं अपनी भी 3 बहनें हैं, मैं किसी लड़की के साथ वक्त गुजारी नहीं कर सकता था। मुझे किसी भी लड़की के साथ मोहब्बत का खेल खेलते हुए खौफ आता था। मगर फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत आई जिसकी वजह से ये सारा डर ख़त्म हो गया और मैं भी इसी रास्ते का मुसाफिर बन गया जिस रास्ते पर मेरे दोस्त चल रहे थे। एक रोज़ कॉलेज से निकलकर हॉस्टल की तरफ आ रहा था कि मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन पर नज़र डाली तो एक अनजान नंबर था। दूसरी तरफ से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि पता नहीं ये औरत कौन है और क्या परेशानी है। मैं सीधा साधा सा लड़का था, मेरे लिए किसी औरत का रोना बहुत ज़्यादा मायने रखता था। मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो रॉन्ग नंबर है, बस इससे पूछने लगा कि क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं। इस औरत के रोने में ऐसी तड़प थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बहुत देर बाद जब वो रोकर खामोश हो गई तो कहने लगी कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल है और जब इसका दिल बहुत बढ़ जाता तो वो किसी भी गैर मर्द को फ़ोन करके आंसू बहा देती है। इसे तसल्ली हो जाती है कि इसका दिल हल्का हो जाता है। इसकी अजीब व गरीब सी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और इससे पूछा कि आप कौन हैं और ऐसा क्या मसला है कि आप गैरों के आगे रोने लगी हैं। और कहने लगी कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मैंने जवानी में बेवा होने का दुख उठाया है, ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए तो मैं एक छोटे से कमरे में अकेले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई हूँ। अब कभी कभी मैं इस तन्हाई से इस कदर घबराती हूँ कि इसी तरह आंसू बहा लेती हूँ। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। ये कहकर इसने फ़ोन काट दिया था और मैं कितनी ही देर सोचता रह गया था कि क्या वाकई ही वो औरत सच कह रही थी या मेरा कोई दोस्त मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। क्या कोई औरत किसी अनजान को फ़ोन करके इस तरह आंसू भी बहा सकती है? हो सकता है कि वो कोई ज़हनी मरीज़ा हो। मैंने 2-3 बार इस नंबर को देखा, लेकिन वो बिल्कुल अनजान नंबर था। मैं हॉस्टल गया तो मैंने सारे दोस्त हमेशा की तरह लड़कियों से बात कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। मुझे रह कर मुझे इस औरत का ख्याल सता रहा था। मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं वो कौन थी और किन हालात से गुजर रही थी। फिर 2 दिन बाद इसी औरत का फ़ोन आया।
इस बार वो रो नहीं रही थी बल्कि बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, मुझे बार बार खुदकुशी करने का ख्याल आता है, मैं क्या करूँ? तन्हा रहने से तो मर जाना आसान लगता है। इसकी ये बात सुनते ही मैं घबरा गया था और कहा कि खुदकुशी हराम है, इस बारे में सोचिएगा भी नहीं। अगर आपको तन्हाई से घबराहट होती है तो आप मुझसे बात कर लें। और फिर वो मुझसे बात करना शुरू हो गई। इसने मुझे 30 साल की एक जवान औरत है और इसका शौहर एक हादसे में मर गया तो वो बेवा हो गई। इसका घर दूसरे शहर में है जहाँ ससुराल वालों ने इस पर बहुत जुल्म किए हैं। इसके माँ बाप फौत हो गए हैं और भाई इसे रखना नहीं चाहते, इसलिए वो मजबूर होकर यहीं रह रही है। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मायूस थे। काफ़ी देर बाद वो मुझे अपने दिल का अहवाल सुनाती रही और फिर खुद ही फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कोई 1.5 घंटा इससे बात की थी और इस 1.5 घंटे में मुझे एहसास हुआ था कि वो बहुत ही अच्छी औरत है जो हालात की सताई हुई है। और फिर इसने मुझे अपनी तस्वीर भेज दी जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो इस कदर हसीन थी कि मैं पलकें झपकना भूल गया था। हर खूबसूरत चेहरे की किस्मत में खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं होता। मुझे तो मारिया की किस्मत पर अफसोस हो रहा था, जो वाकई चांद का टुकड़ा थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी में घिरन लग चुका था। मारिया जैसी लड़की तो कोई भी लड़का मिल सकता था, फिर वो क्यों तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रही थी, क्यों इस कदर परेशान थी? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरे और मारिया के दरमियान बातों का सिलसिला चल पड़ा था। मुझे इस औरत से बात करना भी गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर मैं इससे बात न करता तो शायद वो अपनी जान ले लेती। बस इसीलिए मैं इसका फ़ोन आने पर इसकी बात सुन लिया करता था। लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे सवाल जवाब करने लगी और मैं इसके सवालों का जवाब भी देने लगा। वो मुझसे मेरे बारे में पूछती तो मैं इसे अपने हालात से आगाह कर देता। मेरे साथ वाले लड़कों को भी मेरी इस बातचीत का इल्म हो गया था। हर कोई मुझे छेड़ने लगा था, लेकिन मैंने सबसे कह दिया कि वो कोई बड़ी उम्र की औरत है जो बेवा है। मेरा एक दोस्त कहने लगा, ऐसी ही औरतें तो जाल में आसानी से फंसती हैं। अगर तू थोड़ा सा दाना डालेगा तो वो खुद ब खुद तेरे आगे पेश हो जाएगी। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और इससे कहा कि मेरी हरगिज़ भी ऐसी नीयत नहीं है। मैं तो बस इसका दिल लगा लेता हूँ ताकि वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाए। मेरा दोस्त कहने लगा कि जब वो दिल लगी को तैयार है तो फिर तुझे क्या एतराज़ है? एक औरत होकर अगर वो एक गैर लड़के से बात कर रही है तो इसका यही मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा जज्बात से मजबूर है। अच्छा होगा कि तू मौके से फ़ायदा उठा ले, बहुत आसानी से वह तेरी हो सकती है। और ऐसी औरतें तो शादी का वादा भी नहीं लेती। हमारे वाली लड़कियां तो रोज़ यही सवाल करती हैं। ये कहकर मेरे दोस्त ने कहका लगाया और मैंने खामोशी से मुंह फेर लिया था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी और फिर इसी तरह वक्त गुजरने लगा और मेरी इस औरत से बातचीत बढ़ती गई। वो सारी सारी रात मुझसे बातें करती और मैं इसकी बातें सुनता रहता। इसकी बातों में ऐसा जादू सा था, ऐसा लगता था कि जैसे अगर मेरी इससे बात नहीं होगी तो मेरा दिन नहीं गुजरेगा। मैं इसकी हर छोटी बड़ी बात से वाकिफ़ हो चुका था, इसकी पसंद नापसंद जान चुका था और कुछ ऐसा ही इसके साथ भी था। मेरे कहने से पहले वो मेरी बात समझ जाती थी और फिर हम दोनों के दरमियान आस्ता आस्ता बेतकल्फ़ी बढ़ने लगी थी। एक नामहरम मर्द और औरत के दरमियान तीसरा सिर्फ और सिर्फ शैतान होता है और हमारे दरमियान भी शैतान ने जगह बना ली थी। कभी कभी मुझसे ऐसी बात कह देती कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। वो खुलकर अपने जज्बात बयान करने लगी थी। बताने लगी थी कि शौहर की वफ़ात के बाद वो किस कदर तनख्वाह हो चुकी है, लेकिन मैं इसे तसल्ली देता और अपनी बातों से ही इसके जज्बात को ठंडा करने की कोशिश करता। एक दिन मैंने मारिया से मुलाकात की बात की तो वो फ़ौरन राज़ी हो गई। कहने लगी कि तुम मेरे घर चले आओ। इसके घर का सुनकर मैंने इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारे घर में आना मुनासिब नहीं समझता, हम कहीं बार मुलाकात करते हैं। मैंने पार्क में मिलने का कहा तो वो बहुत मुश्किल से वो राज़ी हो गई। वो कहने लगी ठीक है, लेकिन अगली मुलाकात में तुमसे मेरे घर आना।
इस तरह रास्तों से मुलाकात करना मुझे मुनासिब नहीं है। अगर मेरे ससुराल वालों ने देख लिया तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाएगी। मैं इसकी बात सुनकर राज़ी हो गया और यूँ हमारी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई। वो असल में तस्वीर से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। इसको देखकर मैं हैरान रह गया था। वो तो 30 साल की भी नहीं लगती थी। इसके हाथ और पाँव इतने गोरे थे कि सूरज की रोशनी पड़ने पर पूरी तरह चमक रहे थे। वो मेरे सामने बैठी तो इसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो खुद पर गुजरी क़यामत के बारे में सुनाने लगी और मैं इसके आंसू देखकर बेतहाशा ही इसका हाथ पकड़ लिया और इसे समझाने लगा। कुछ देर बाद इसने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया और मेरा दिल धड़कना भूल गया था। पहली बार मुझे किसी लड़की की कुर्बत हासिल हुई थी और इस बात ने मुझे पिघला के रख दिया था। बहुत देर तक हम अपने जज्बात पर काबू रखकर इसके साथ बातें करता रहा। फिर एक दूसरे को अलविदा कर दिया। यूं ही मैं हॉस्टल वापस पहुंचा तो मेरे दोस्त अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। इन सब को पता चल गया था कि मैं मारिया से मुलाकात करके लौटा हूँ। वो सब मुझे छेड़ने लगे और फिर ना चाहते हुए भी मुझे इस मुलाकात का अहवाल सुनाना पड़ा। मेरे दोस्त कहने लगे कि वो खुद तुम्हारी झोली में घिरने को तैयार है, फिर तुम्हें क्या परेशानी है। अगली बार इससे मिलने घर जाना और मौके का फ़ायदा भी उठा लेना। मेरे दोस्त मुझे नए नए तरीके समझा रहे थे और मैं इस बार इसकी बात सुकून से सुन रहा था, क्योंकि मैं खुद भी अब बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। अब मुझे भी मारिया की दोस्ती ने इस रास्ते पर डाल दिया था कि जहाँ से वापस पलटना मुश्किल था। और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि मारिया कोई जवान लड़की नहीं थी, बल्कि एक बेवा औरत थी और इसके आगे पीछे कोई नहीं था। मैं आसानी से इसका दिल बहला सकता था। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं मारिया से ज़रूर मुलाकात करूँगा। और फिर मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। माह रमज़ान के दिन चल रहे थे। मारिया ने बताया कि वो भूखे पेट रोज़ा रखती है और अफ्तारी के वक्त कुछ भी खाने को नहीं होता। पहले तो मैं इसे कुछ पैसे भेज देता था। एक दिन दोपहर 2 बजे इसकी कॉल आई और इसने कहा कि तुम शाम को अफ्तारी का सामान लेकर मेरे घर आ जाना, हम दोनों मिलकर रोज़ा अफ्तार करेंगे। ये सुनकर मैं खुश हो गया और शाम को तैयार होकर अफ्तारी का सामान लिया और मारिया के घर चला गया। इसने जिस इलाके का बताया था वो बहुत छोटा और पसमानदा इलाका था और मैं कभी शहर के इस इलाके में नहीं आया था। इसका पता ढूंढते ढूंढते मैं इसके घर तक पहुंच गया था। मैंने इसके लिए फूलों का गुलदस्ता भी खरीदा था। पहली बार हम दोनों बिल्कुल तन्हाई में मिलने वाले थे और मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ अच्छा वक्त गुजारूंगा। जब से मेरी और मारिया की दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ था, मेरी पढ़ाई पूरी की तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। सारी सारी रात मैं इससे बातें करता रहता और सुबह कॉलेज में मुझे नींद आती रहती। ना मैं ठीक तरह से लेक्चर ले पाता था और ना ही इम्तिहानात की तैयारी कर पा रहा था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात पर अफसोस नहीं था। बस दिलो दिमाग पर बस मारिया ही सवार थी। अभी भी मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर इसके दरवाजे पर खड़ा था जब दरवाज़ा बजाने पर इसने दरवाज़ा खोल दिया था और मुझे देखकर खुशी का इजहार किया। अफ्तारी का वक्त होने वाला था। इसने मुझे शाम को ही अपने घर बुला लिया था। मैं जल्दी से घर के अंदर हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर मुझे लेकर अंदर चली गई। ये एक छोटा सा एक कमरे का घर था। एक तरफ वर्ची खाना और वॉशरूम बना हुआ था। घर बहुत सादा और साफ सुथरा था। सामान भी ज़्यादा नहीं था। मारिया बहुत मुश्किल से ही गुजर बसर कर रही थी। मैं इसके साथ बैठकर बातें करना चाहता था, लेकिन वो मेरे हाथ से सामान लेकर वर्ची खाने में चली गई और फिर खाने की चीज़ें बर्तन में डाल कर ले आई। वो कहने लगी, पहले रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, फिर हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा और कुछ देर बाद हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया था। इसके बाद 1 घंटा बातें करते रहे। फिर वो मेरे लिए जूस बना कर ले आई। मैंने वो जूस पिया तो मेरे हाथ पकड़कर मुझे बेड तक ले गई और अपने बराबर में बिठा लिया और इसके बाद इसने मेरे कंधे पर सर रख दिया। अचानक इसी वक्त मेरा सर पूरी तरह चकराने लगा था और इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा और जब होश आया तो मेरी चीखें निकल गई। मैं रस्सियों से बंधा हुआ था। मेरे सर से खून बह रहा था
और मेरे सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। दर्द की वजह से मेरी चीखें निकल रही थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशानी मुझे पुलिस वालों को देखकर हुई थी। मुझे होश में आता देखकर पुलिस वाला कहने लगा, देखने में तो अच्छे घर का लगता है, फिर ऐसी गलत हरकत कैसे कर सकता है। मैंने नासमझी से पुलिस वाले की तरफ देखा तो वो कहने लगा, ज़्यादा मासूम बनने का ड्रामा मत कर। एक पराई औरत के घर में घुसकर इसकी इज्जत पर हाथ डालते हुए तुझे शर्म नहीं आई? और वो भी माह रमज़ान के महीने में। तू अपने गांव से जहां पढ़ने के लिए आया है या शहर की औरतों की इज्जत से खेलने के लिए? इससे पहले कि मैं इन दोनों की बात का कोई जवाब देता, एक पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से की हालत में अंदर दाखिल हुआ और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। और फिर जो बात इसने कही वो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो गुस्से में कह रहा था कि मेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की। एक पुलिस वाले के घर में घुसने की क्या सज़ा होती है ये तुझे मैं बताऊंगा। और फिर इसने बुरी तरह से मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने चीख कर इससे कहा कि मैं किसी पुलिस वाले को नहीं जानता और ना ही किसी पुलिस वाले के घर में घुसा हूँ। मैं तो अपनी दोस्त मारिया से मिलने के लिए इसके घर में दाखिल हुआ था। इसने खुद मुझे बुलाया था। मेरी बात सुनकर इसने एक जोरदार तमांचा मेरे मुंह पे मारा और कहने लगा कि वो घर किसी मारिया का नहीं बल्कि मेरा है और इस घर में मेरी बीवी शहनाज रहती है। मैंने फौरन इनकार से सर हिलाया और कहा, मैं किसी शहनाज को नहीं जानता। मैं तो मारिया से मिलने के लिए ही गया था। वो एक बेवा औरत है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो पुलिस वाला मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज कर चुका था और मेरे घर वालों को भी इतला कर दी गई थी। कुछ ही देर बाद मेरे अब्बा मेरे सामने बैठे थे और पूछ रहे थे कि ये सब क्या है। अब्बा को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं शर्मिंदगी से नजरें चुरा गया था। अब्बा ने कहा, मुझे ये बताओ कि मामला क्या है, क्यों पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ा है, तुमने किसकी इज्जत पर हाथ डाला है। इस पुलिस वाले ने अब्बा को यही बताया था कि मैंने इसके घर में घुसकर इसकी बीवी की इज्जत लूटने की कोशिश की है। ना चाहते हुए भी मुझे अब्बा को सारा सच बताना पड़ा, लेकिन पुलिस वाला मेरी बात ना माना और फिर जब इसने अपनी बीवी को बुलाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मारिया ही तो थी। मैंने इससे कहा कि मारिया, बताओ इस पुलिस वाले को कि तुम एक बेवा औरत हो। तुमने ही मुझे अपने घर अफ्तारी पर बुलाया था। हमारे कई महीनों से दोस्ती है। मेरी बात सुनकर मारिया ने इनकार में सर हिला दिया। कहने लगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरा नाम शहनाज है और ये पुलिस इंस्पेक्टर मेरा शोर है। इसके होते हुए मैं क्यों किसी गैर लड़की को अपने घर बुलाऊंगी। मेरी उम्र देखो और अपनी उम्र देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए? तुम अकेली औरत का फ़ायदा उठाकर मेरे घर में कूद आए और मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहा। वो तो मैंने होश से काम लिया और डंडे से तुम्हारा सर फाड़ दिया, वरना तुम न जाने मेरे साथ क्या करते। ये कहकर मारिया ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मेरे अब्बा कभी मुझे देखते तो कभी मारिया को। पुलिस वाला कहने लगा कि आपके बेटे को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इसने एक औरत की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की है, इसलिए ये मामला अदालत में जाएगा। ये सुनकर अब्बा के होश उड़ गए। अब्बा कहने लगे, मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। मैंने अपनी उम्र भर की पूंजी लगाकर इसे शहर पढ़ने के लिए भेजा है। मेरे पास अपने इकलौते बेटे के सिवा कोई सहारा भी नहीं है। खुदा के लिए इसे माफ़ कर दें। यूँ समझ लें कि इससे गलती हो गई है। अब्बा ने पुलिस वाले के हाथ आगे जोड़ दिए, लेकिन वो कहने लगा, शहनाज ने खुद FIR दर्ज करवाई है, इसलिए अगर शहनाज चाहे तो ये मिट सकती है। मेरे अब्बा, जिनकी चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, वो शहनाज के कदमों में बैठ गए और इससे माफ़ी तलाफ़ी करने लगे। ये देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया था कि मेरी वजह से मेरे अब्बा को एक औरत के आगे झुकना पड़ा था। मारिया कहने लगी कि इसकी इज्जत पर आंच आई है। मोहल्ले वालों को भी इस बारे में पता चल गया है। अभी इन लोगों को ये मोहल्ला भी छोड़ना होगा, इसलिए वो इतनी आसानी से मुझे माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन जब अब्बा ने इससे बहुत मिन्नत की तो इसने इस सारे केस को ख़त्म करवाने के लिए पूरे 20 लाख रुपए अब्बा से हर्जाने के तौर पर मांग लिए।
और अब्बा ने फौरन हामी भर ली, क्योंकि वो मुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकते थे। अब्बा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्होंने शहनाज से वादा कर लिया कि वो 2 दिन में ही इसे 20 लाख रुपए दे देंगी, वो इस केस को ख़त्म करवा दे। शहनाज ने कहा कि ठीक है, पैसे दे दे, फिर केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 दिन ये हवालात में ही रहेगा। और फिर मुझे वापस लॉकअप में बंद कर दिया गया। पूरे 2 दिन बाद अब्बा न जाने कहाँ से 20 लाख रुपए जमा करके ले आए और मुझे आज़ाद करवा दिया। मैंने रो रो कर अब्बा को यकीन दिलाना चाहा कि मैंने सच कहा था, लेकिन अब्बा पूरी तरह खामोश थे। फिर वो कहने लगे कि अगर तुमने सच भी कहा है तो तुमने कोई नेकी का काम नहीं किया, तुमने गुनाह ही किया है, जब ही तुम इतनी बड़ी मुश्किल में फंसे हो। अगर तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते तो वापस चलो, मुझ पर तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारियां भी हैं। अब मैं मज़ीद तुम्हारे पीछे पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने अब्बा से कहा कि अब मैं पढ़ाई करूंगा और कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा। मुझ पर एतबार करके अब्बा मुझे छोड़कर चले गए। बाद में मुझे पता चला कि अब्बा ने अम्मा के सारे जेवर और आधी ज़मीन बेचकर मुझे आज़ाद करवाया है। कुछ अरसा गुजरा था और फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मारिया एक बहुत ही धोखेबाज औरत है और इसके साथ इसका शौहर भी शामिल है, और इसी तरह मासूम लड़कों को फंसाते हैं, तन्हाई में मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर इन पर केस बनाकर इन्हें लौट लेते हैं। इज्जतदार लोग इज्जत बचाने के लिए इन्हें मुंह मांगी कीमत दे देते हैं। मैं अपने दोस्तों की बात सुनकर हैरान रह गया था। मैं अपने दोस्तों की बातों में आकर गलत रास्ते पर चल पड़ा था। मैंने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने अब्बा की इज्जत भी खाक में मिला दी थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था।